Hello aspirants, good morning and welcome to daily news analysis of The Hindu. Today the date is 1st August, so let's get started. First news is very depressing from Wayanad, Kerala, where over 200 people died. Okay. यहाँ पर क्योंकि केरल में हुआ है तो हमें दो चीजें बहुत अच्छे से जाननी चाहिए. फर्स्ट इज वेस्टर्न घाट्स की इकोलॉजी, कि वाई इट इज सो फ्रेजाइल, व्हाट आर द रीजंस कि यहाँ पे लैंडस्लाइड्स बहुत ज्यादा आते हैं. एंड इसके अलावा दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, दैट इज गाडगिल कमिटी रिपोर्ट एंड कस्तूरी रंजन रिपोर्ट. इन दोनों के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे. एंड लैंडस्लाइड एज अ टॉपिक, इसको हम या तो ब्रेनस्टॉर्मिंग में इन डेप्थ कवर करेंगे या फिर मेंस 450 प्लस में. ओके, बट अभी दोनों सीरीज सिर्फ एप्लीकेशन पर अवेलेबल होगी फॉर दी सब्सक्राइब स्टूडेंट्स. ओके, एंड द कोर्स कम जस्ट एट ₹1000 पर मंथ. ठीक है, तो वहां पे आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग 450 प्लस दोनों मिल जाएंगे. तो जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे जो कि आने के चांसेस, जिसकी प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है मेंस में, उसे हम वहां पर कवर करेंगे. राइट, फिलहाल हमें यहाँ पे जानना होगा अबाउट दिस वेस्टर्न घाट्स एंड दिस बोथ कमिटीज रिपोर्ट. ओके, कमिटी की रिपोर्ट्स पे जाने से पहले हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं. व्हाई द वेस्टर्न घाट्स आर पर्टिकुलरली वल्नरेबल टू लैंडस्लाइड, व्हाट आर द फैक्टर्स. फर्स्ट इज टोपोग्राफी. Slopes are very steep in the Western Ghats, which is naturally prone to landslides, and the rugged terrain means that soil and rock are more likely to become unstable and they slide down. Right? So, topography is one reason. Second is heavy rainfall, because this region receives the monsoon rains, which saturate the soil and increase its weight, reducing its stability. तो यहाँ पर जब मानसून आता है और इंटेंस रेनफॉल होती है, ठीक है, अगर ये हमारे वेस्टर्न घाट्स हम मान लें, ठीक है, तो मानसून यहाँ से जब एंटर करता है तो इस साइड पे बहुत ज्यादा बारिश करवाता है. ठीक है, जो उसका राइजिंग साइड होता है उसमें बहुत ज्यादा बारिश होती है. फिर ये डिसेंड करता है, तब बारिश थोड़ी सी कम हो जाती है. तो ये जो वेस्टर्न घाट्स का जो मेन एरिया है वहां पर ज्यादा हैवी रेनफॉल होती है, इस वजह से लैंडस्लाइड्स और ज्यादा होते हैं. इट रैपिडली इंक्रीजिंग पोर वाटर प्रेशर विद इन द सॉइल. Third is deforestation and land use change. Deforestation and changes in land use such as agriculture और urbanization के लिए आपने फॉरेस्ट कट किए, उन्हें एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट कर दिया, तो अल्टीमेटली आपने क्या किया, अपने रूट्स की जो स्ट्रेंथ थी उसको लूज कर दी, जो कि सॉइल को स्टेबलाइज करके रखती थी. नाउ द रिमूवल ऑफ दिस वेजिटेशन कवर इंक्रीज द सॉइल इरोजन एंड डिक्रीजेज द सॉइल एबिलिटी टू एब्जॉर्ब वाटर. जियोलॉजिकल फैक्टर्स. नाउ अगर हम जियोलॉजिकल कॉम्पोजिशन भी देखें वेस्टर्न घाट्स का, तो उसमें हमें मिलेंगे वेदर्ड रॉक्स, लूज सॉइल. तो ये एरिया ऑलरेडी और ज्यादा ससेप्टेबल हो जाता है टू द लैंडस्लाइड्स. Certain rock types are more prone to weathering and erosion, which can lead to slope failure. Seismic activity, it is seismically active zone. Okay, earthquake can trigger landslide by destabilizing the slopes. कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, तो रोड कंस्ट्रक्शन के लिए हम कट करते हैं फॉरेस्ट को. और मैंने आपको इसके बारे में एक चीज बताई थी कि होता है क्या है, सपोज दिस इज फॉरेस्ट, हमें यहाँ से रोड बनाना है, राइट. तो अपनी कॉस्ट को कम करने के लिए क्या करते हैं, बिल्कुल एकदम 90 डिग्री पे काट देते हैं, जबकि आपको रोड काटना चाहिए एटलीस्ट 45 डिग्री पर. ठीक है, ये हमारी इंजीनियरिंग का ही डिफेक्ट है. अल्टीमेटली उन्हें क्या होता है कि अपनी कॉस्ट बचानी होती है. तो ये पूरा का पूरा जो माउंटेन था वो पूरा एकदम 90 डिग्री खड़ा रहता है. ठीक है, आप उसको यहाँ पे नेट्स लगा देते हो, वो सब ठीक है, ठीक है, लेकिन फिर भी जब भी डिजास्टर आएंगे तो पूरा जो माउंटेन है वो एज इट इज स्लाइड कर जाएगा यहाँ पे. ठीक है, जबकि प्रोविजन क्या होता है कि ये 45 डिग्री पे कट किया जाए, ये माउंटेन के स्लोप्स होने चाहिए और फिर यहाँ से रोड पास होना चाहिए. बट इतनी ज्यादा कटिंग करके अपनी कॉस्ट बढ़ाने की बजाय इंजीनियरिंग कंपनीज क्या करती हैं, एकदम 90 डिग्रीज को कट डाउन कर देती है. ये पूरा का पूरा माउंटेन ऐसा स्ट्रेच में खड़ा रहता है. ठीक है, तो वो हमारा एक इंजीनियरिंग इशू भी है, जैसे हम कंस्ट्रक्शन कैटेगरी में बताते हैं. सो दिस रोड कंस्ट्रक्शन, माइनिंग, अदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट्स कैन डिस्टेबलाइज द स्लोप्स by altering the natural drainage pattern and adding extra load to the slopes. Okay, तो ये 6 रीजन है जिस वजह से वेस्टर्न घाट इज पर्टिकुलरली मोर वल्नरेबल टू लैंडस्लाइड. अब बात करते हैं हम, क्योंकि यहाँ पर डिजास्टर्स हमेशा ज्यादा आते हैं, इसीलिए. और देखिए यहाँ पर एक पॉइंट और डाल सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ केरल के रिस्पेक्ट में सही होगा, गोवा, महाराष्ट्र, इनके रिस्पेक्ट में सही नहीं होगा. केरल का एक और रीजन है पॉपुलेशन प्रेशर. आप इसके अभी की जो ग्रोथ रेट है उस पर मत जाइए, बट इसकी एरिया के कंपैरिजन में अगर आप इसकी पॉपुलेशन देखेंगे तो आप देखेंगे कि इसकी डेंसिटी काफी ज्यादा है. इस वजह से इन्होंने क्या किया है कि जंगल्स को और ज्यादा कट किया है फॉर रेसिडेंशियल इश्यूज. ठीक है, फॉर देयर कमर्शियल बिजनेस पर्पज, टूरिज्म, आपका मेडिकल टूरिज्म एंड ऑल दोस थिंग्स. ठीक है, एग्रीकल्चर फील्ड वगैरह के लिए. बट ये सिर्फ स्पेसिफिक केरल के कंटेक्स्ट में ठीक रहेगा, इसलिए हमने इस पॉइंट को इंक्लूड नहीं किया था यहाँ पर.
Several committees have been set up to study and provide recommendations for conservation of Western Ghats ecology. Two of the most notable were Madhav Gadgil Committee and Kasturi Ranjan Committee. तो ये इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी थी 2011 में। इसने बात की थी इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन की। इस कमेटी ने प्रपोज किया था दैट एंटायर वेस्टर्न घाट्स, ओके थोड़ा बहुत नहीं, एंटायर वेस्टर्न घाट रीजन शुड बी क्लासिफाइड इनटू 3 इकोलॉजिकल sensitive zone, that is ESZ1, ESZ2 and ESZ3 based on their ecologically sensitivity and current level of human activity. बट जो केरल की गवर्नमेंट थी और पॉपुलेशन थी वो इसके अगेंस्ट खड़ी हो गई थी कि अगर हम एंटायर वेस्टर्न घाट को ही क्लासिफाई कर देंगे इनटू इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन तो फिर हमारे डेवलपमेंट कैसे होंगे, राइट, हमारे एग्रीकल्चर का क्या होगा। Alright. Ban on certain activities. In Zone 1 and Zone 2, committee recommended a complete ban on mining, quarrying and sand mining. इसे complete ban, total ban की बात की थी जो कि अगेन गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट का कहना था फिर हमारे रेवेन्यूज का क्या होगा। Okay. Then there should be no thermal power project and no expansion of existing one in Zone 1 and Zone 2. And a phase reduction of existing thermal power projects जो already exist भी कर रहे हैं उनको फेजेस में रिड्यूस करने की जरूरत है। ठीक है, तो जोन 1 एंड जोन 2 में तो उसने कंप्लीटली आपको सब कुछ मना कर दिया था। तो अगेन यहाँ की गवर्नमेंट को भी ये बात पसंद नहीं आई और ना ही यहाँ के लोकल पीपल को ये बात पसंद आई। एग्रीकल्चर प्लांटेशन, इन्होंने कहा प्रमोट कीजिए ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड बैन द यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स इन जोन 1। अगेन लोगों को प्रॉब्लम हुई कि हमारा एग्रीकल्चर का फिर जो प्रोडक्शन है वो गिर जाएगा, फिर अल्टीमेटली वो डायरेक्टली किस पे डिपेंड अफेक्ट करेगा, हमारी इनकम पे, राइट। तो ये भी एक्सेप्ट नहीं हो पाया। फॉरेस्ट राइट, recognizing and protecting the rights of indigenous people and local communities involving them in conservation efforts। तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं था, ठीक है, लोकल्स को ज्यादा नॉलेज होता है वहाँ की एग्जैक्ट टोपोग्राफी का, सीजन्स का, कब क्या होगा, तो उनको इन्वॉल्व करना चाहिए हमें फॉरेस्ट साइड में। गवर्नेंस एंड मॉनिटरिंग, स्टैब्लिशिंग ए वेस्टर्न घाट इकोलॉजिकल अथॉरिटी एज ए स्टैट्यूटरी बॉडी, यानी कि लेजिस्लेचर या पार्लियामेंट इसको इनेक्ट करके बनाए विद पावर टू इंश्योर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कंजर्वेशन मेजर, यानी कि इन्होंने यहाँ पे जितने ये मेजर्स बताए थे इन सबको इंप्लीमेंट करने के लिए एक अथॉरिटी बनाने, इकोलॉजी अथॉरिटी बनाने की बात की गई थी जो कि नहीं बनाई गई। ठीक है, अब 2011 की जो रिपोर्ट आई माधव गाडगिल कमेटी की, इसको केरल गवर्नमेंट ने और बाकी भी जो वेस्टर्न घाट जिन जिन स्टेट से निकलती है फ्रॉम गुजरात टू केरल, उन सभी ने इसको रिजेक्ट कर दिया कि इतने स्ट्रिंजेंट नॉर्म्स मत रखिए, अदरवाइज सारे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स, एग्रीकल्चर, रेसिडेंशियल, ये सब अफेक्ट हो जाएगा। तो इस कमेटी की रिपोर्ट को और इजी बनाने के लिए न्यू कमेटी सेटअप की गई अंडर मिस्टर कस्तूरी रंजन। देखिए ये कमेटी सेटअप की गई 2013 में। इसने कुछ चीजें रिवाइज की। इसने कहा कि एंटायर वेस्टर्न घाट्स नहीं, ओनली 37% ऑफ वेस्टर्न घाट्स शुड बी क्लासिफाइड एज इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया। ठीक है, उन एरियाज को ही से प्रोटेक्ट करेंगे जिनमें हाई बायोडाइवर्सिटी देखी जाती है या फिर अनडिस्टर्ब नेचुरल लैंडस्केप अभी तक बने हुए हैं, राइट। तो इसने एंटायर से लेके कर दिया सिर्फ 37 को हम इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया मानेंगे। इन्होंने डेवलपमेंट रेस्ट्रिक्शन की तो बात की, उन्होंने भी कहा कि प्रोहिबिट कीजिए माइनिंग, क्वेरिंग एंड सैंड माइनिंग को, न्यू थर्मल पावर प्लांट को बैन कीजिए एंड हाईली पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज को बैन कीजिए। देखिए इन्होंने एग्जिस्टिंग प्लांट्स को भी हम फेस डाउन करें उस पर बात नहीं की। एग्रीकल्चर को लेकर इन्होंने कोई ज्यादा बातें नहीं की। इंसेंटिव फॉर ग्रीन ग्रोथ, promote sustainable and eco-friendly development activities in the non-ecological sensitive area and encourage organic farming, agroforestry and other green practices। इसके एनकरेजमेंट की जरूर बात करें कि उन्होंने कहीं भी ये नहीं कहा कि केमिकल फर्टिलाइजर्स इन सबको बैन कीजिए, राइट। डिसेंट्रलाइज गवर्नेंस, empowering local governance bodies like gram sabhas to have a say in developmental projects and conservation efforts। Next is protection of rights, so ensuring rights of forest dwelling communities and integrating them into conservation and management plans। So दोनों ही कमेटी ने एक चीज को एम्फेसाइज किया था, there should be a balance between conservation with sustainable development, but they differed in their approaches। Gadgil committee taking more stringent stance on protection and Kasturi Ranjan committee focusing on more balanced approach between development as well as conservation। ओके तो ये दो कंटेक्स्ट से हमने इस न्यूज आर्टिकल को कवर कर लिया। लैंडस्लाइड वो हम लोग या तो ब्रेनस्टॉर्मिंग में करेंगे या फिर मेंस 450+ में, क्योंकि वो डायरेक्ट भी आ सकता है। लैंडस्लाइड आपको डायरेक्टली भी GS1 पेपर में पूछा जा सकता है। यहाँ पे इसरो का एक डेटाबेस है जो लैंडस्लाइड प्रोन रीजन के बारे में बताता है। उसने कहा था दैट वायनाड इज अमंग मैनी प्लेसेस इन द केरल दैट फीचर्ड हाई ऑन इसरो डेटाबेस based on exposure to landslide in terms of key socio-economic parameter, और आउट ऑफ 147 डिस्ट्रिक्ट वायनाड को 13th रैंक पे रखा गया था कि लैंडस्लाइड प्रोन है काफी ज्यादा। ओके चलिए नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। हमास
हमास लीडर हनी किल्ड इन एयर स्ट्राइक इन ईरान कैपिटल। नो सी वर्ल्ड क्या कर रहा था, व्हाट वर्ल्ड वाज सेइंग कि ये जो गाजा में वॉर चल रही है इट शुड नॉट बिकम ए रीजनल वॉर, राइट, इट शुड नॉट बिकम। और ये हर कंट्री ने कहा था कि वी शुड स्टॉप। इंडिया का भी यही कहना था, यूएस का, यूरोप का, चाइना, रशिया, सबका यही कहना था कि इट शुड नॉट टर्न इनटू ए रीजनल वॉर। बट क्या हो रहा है कि अब इसराइल के साथ प्रॉब्लम ये है दैट ऊपर ऊपर लेबनान में हिजबुल्ला एक टेररिस्ट ग्रुप है, ठीक है, इधर गाजा पट्टी पे हमास है, एंड इधर यहाँ यमन में हाउदी रेबल्स हैं, ठीक। ऑल थ्री आर सपोर्टेड बाय ईरान, ठीक है, ईरान इधर कहीं बैठा हुआ है एंड ऑल थ्री आर सपोर्टेड बाय ईरान, ठीक है। नाउ हमास इज ए सुन्नी ग्रुप, ठीक है, और ईरान इज ए शिया ग्रुप। इनकी तो बनती नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि एंटी इसराइल है इसलिए हमास को सपोर्ट करता है ईरान। हिजबुल्ला इज ए शिया ग्रुप एंड हाउदी रेबल्स दे आर आल्सो शिया ग्रुप, तो उनकी एक अलग ही एफिनिटी है ईरान के साथ। नाउ व्हाट हैपेंड इज कि हमास के जो लीडर हैं जो एक्चुअली रहते कतर में, कुवैत में, ये गए हुए थे ईरान में क्योंकि वहां पे अभी न्यू प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए, उनकी ओथ सेरेमनी में गए थे। अब इसराइल ने क्या किया, इनको एयर स्ट्राइक में मार दिया, राइट। अब हमास के साथ सिर्फ हमास ही नहीं, ईरान को भी गुस्सा इस बात का है कि आपने हमारे रीजन पे अटैक करके किसी को मारा है, हमारे गेस्ट को मारा है आपने, राइट। अभी थोड़े दिन पहले हाउदी रेबल्स ने भी एक मिसाइल अटैक लॉन्च किया था इसराइल की सदर्न टेरिटरी पर, ठीक है, तो तब भी इसराइल ने इसको जवाब दिया था। ऊपर से हिजबुल्ला ने एक रॉकेट फायर किया था जिसमें इसराइल के 9 से ज्यादा लोग मारे गए, तब इसराइल ने हिजबुल्ला के भी एक कमांडर को मार गिराया, राइट। सो इसराइल के साथ क्या प्रॉब्लम हो रही है कि वो तीनों तरफ दुश्मनों से घिरा हुआ है, हमास, हिजबुल्ला एंड हाउदी रेबल्स, और तीनों को सपोर्ट कौन कर रहा है, ईरान। तो ये अब और ज्यादा एक प्रॉब्लम बनता जा रहा है कि शायद ये वॉर रीजनल वॉर में कन्वर्ट हो सकती है, स्पेशली आफ्टर किलिंग ऑफ दिस हमास लीडर हनी किल्ड इन एयर स्ट्राइक इन ईरानियन कैपिटल। क्योंकि आपने मारा तो मारा, लेकिन आपने ईरान की कैपिटल तेहरान में जाके मारा, ठीक है, एयर स्ट्राइक करके, तो आपने इनडायरेक्टली ईरान से भी फिर से एक बार से पंगा ले लिया। Hamas leaders Ismail Haniyeh killed in pre-dawn airstrike in the Iran capital Tehran, blaming Israel for a shock assassination that risked escalating the conflict even as the US and others were scrambling to prevent an all-out regional war. Haniyeh had attended the inauguration of Iran's new president in Tehran. His killing could also prompt Hamas to pull out of ceasefire negotiations and hostage release deal in the war on Gaza. Israel carried out a rare strike in the Lebanese capital. ठीक है, इससे पहले लेबनान में जो हिजबुल्ला है उसके भी एक टॉप कमांडर को मार गिराया इन्होंने। एंड दीज डबल स्ट्राइक्स, एक बैरूत में हुई लेबनान में, ठीक है, हिजबुल्ला के अगेंस्ट, एक तेहरान में हुई यहाँ पे हमास लीडर के अगेंस्ट। दीज डबल स्ट्राइक्स कुड पुश वेस्ट एशिया इनटू डिवास्टेटिंग रीजनल वॉर। ओके, तो ये चीजें समझ में आई। चलिए यहाँ पे अगेन इशू, ये क्या बोल रहे हैं क्या नहीं, दोनों एक दूसरे पे वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है प्रिविलेज, ठीक है। और मैं अभी तक आपको बार बार कह रहा हूँ कि आपके 4-5 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं 24 मेंस के लिए भी और 25 मेंस के लिए भी, ठीक है। एक जो यहीं पर आया हुआ है अबाउट द प्रिविलेज, ठीक है, आपके लक्ष्मणकांत में दिया हुआ है प्रिविलेज एज ए इंडिविजुअल एमपी को क्या मिलते हैं और एज अ होल पार्लियामेंट को क्या प्रिविलेजेस मिलते हैं। एथिक्स कमेटी, एथिक्स कमेटी को लेकर आपको मेंस में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसकी फंक्शनिंग में, इसमें इंप्रूवमेंट एंड ऑल दोस थिंग्स। देन स्पीकर, इनके बायस नेचर को लेकर काफी सारे इश्यूज हुए हैं, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू मनी बिल, ठीक है, तो मनी बिल भी आपको प्रिपेयर करना होगा। देन देयर इज अनदर इशू ऑफ गवर्नर, गवर्नर को लेकर काफी इशू है क्योंकि इनमें काफी बायसनेस देखी गई है, ये बिल को 2 साल 3 साल तक होल्ड पे डाल देते हैं, उस पर कोई एक्शन नहीं लेते हैं, राइट। एंड अल्टीमेटली सेंट्रल स्टेट्स की जो फाइनेंशियल पावर्स हैं, फाइनेंशियल इश्यूज, इनके बीच का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको लेकर, ये 5 टॉपिक अपने मेंस के लिए अच्छे से तैयार कर लीजिए, ये आपको आने के बहुत हाई चांसेस हैं। ओके, ठीक है, ये प्रिविलेज, एथिक्स, ये सब आता रहता है न्यूज में। चलिए हम आगे की न्यूज पे चलते हैं। अगेन प्रिविलेज ब्रीच प्रोसीडिंग्स। ओके, अब इसमें एक बात है, इसको एज अ फॉर्डर पॉइंट लिख लीजिएगा अपने नोट्स में। प्रिविलेज ब्रीच प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट एमएलए कैन कंटिन्यू इन नेक्स्ट असेंबली। यानी कि अगर किसी असेंबली का टेन्योर खत्म हो जाता है, एक ब्रीच ऑफ प्रिविलेज की इंक्वायरी चल रही है उसके अगेंस्ट, ठीक है, अब अगर न्यू इलेक्शन हो गए, न्यू असेंबली बन गई, तो ऐसा नहीं है कि पुराना वाला जो केस चल रहा था किसी एमएलए के अगेंस्ट वो असेंबली डिसॉल्व होने के साथ खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। यही मैड्रास हाईकोर्ट ने कहा है दैट प्रिविलेज ब्रीच प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट एमएलए कैन कंटिन्यू इन नेक्स्ट असेंबली एज वेल, मैड्रास हाईकोर्ट। ओके, तो ये बात याद रखिएगा।
यहाँ पर वही है, वायनाड रैंक 5th इन केरल on ISRO's landslide. ठीक है, overall 13 and 5th in Kerala. Wayanad, deadly landslide disaster. It featured high on national level database created by ISRO in 2023 based on exposure to landslide. Among 147 districts, 17 states and 2 union territories को माना गया कि ये लैंडस्लाइड वनरेबल है। ठीक है, वायनाड की रैंक 13 थी। इसके अलावा भी केरल की कई डिस्ट्रिक्ट हैं जैसे त्रिशूर, पलक्कड़, कोझिकोडी, ये सब हाईली प्रोन है टू लैंडस्लाइड। ठीक है, जैसे त्रिशूर है, इट रैंक्स थर्ड, पलक्कड़ इट रैंक्स फिफ्थ एंड सो ऑन। लैंडस्लाइड एटलस ऑफ इंडिया इज प्रिपेयर्ड बाय नेशनल रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। ठीक है, ये सब आप लिख सकते हो कि कैसे हमारे डिजास्टर मैनेजमेंट एंड प्रिवेंशन में, ठीक है, इसमें किस तरीके से हम लोग टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं, या आप कह लीजिए कि इसरो इसमें किस तरीके से हमारी, क्योंकि ये क्या है, ये सब डिजास्टर हो रहे हैं। ठीक है, हमारी सोशल इश्यूज को, नए सोशल इश्यूज कॉज करेंगे, डिस्ट्रप्शन कॉज करेंगे, तो इसमें इसरो कैसे अपनी टेक्नोलॉजी की मदद से चीजें ज्यादा इजी बना सकता है। तो ये 147 डिस्ट्रिक्ट जो इसने लिस्ट बनाई, इसका मोटिव सिर्फ ये था कि इन डिस्ट्रिक्ट्स में जो भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स वगैरह किए जाएं वो इस बात को ध्यान में रख के किए जाएं कि ये लैंडस्लाइड प्रोन रीजन है। ठीक है, यहाँ पे हद से ज्यादा रोड्स मत बनाइए, टूरिज्म प्रमोट करने के लिए आप हद से ज्यादा डेवलपमेंट भी मत कीजिए, उसकी जितनी कैरिंग कैपेसिटी है उस टाउन की उतनी ही टूरिज्म को इन नेम ऑफ कोटा आप अलाउ कीजिए मंथली। ओके, फर्स्ट रैंक भी जान लीजिए, रुद्रप्रयाग प्रयाग इन उत्तरांचल रैंक फर्स्ट। ठीक है, जो सबसे ज्यादा लैंडस्लाइड प्रोन है। The vulnerability of the inhabitants and household is more significant in Western Ghats due to very high population and household density, especially in Kerala, even when fewer landslides exist than in Himalayan region. Himalayan region में और ज्यादा landslides होते हैं, बट ये जो स्पेशली केरल में जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो बहुत ज्यादा है, इस वजह से इन लोगों ने वेस्टर्न घाट्स को और ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। Alright, Supreme Court to decide if states can demand tax on mines retrospectively. अब हमने इस माइनिंग को लेकर हमने दो डिस्कशन किए थे। सबसे पहला डिस्कशन हमने किया था, सॉरी, फर्स्ट डिस्कशन हमने यहाँ पे किया था ऑन 26 माइंस एंड मिनरल्स एक्ट 1957 एंड 23 में जो अमेंडमेंट आए उनके बारे में। ठीक है, तो ये आपने वहां पे देखा होगा, या नहीं देखा तो अब देख लीजिएगा। उसके बाद हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है उसके क्या रीजन है, तो ये हमने 30th को डिस्कस किया। ठीक है, तो 26 और 30 को हम ये डिस्कस कर चुके हैं, और 30th को डिस्कशन के बाद ये निकल के आया था कि सुप्रीम कोर्ट अगली हियरिंग में बताएगा कि ये रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई होगा या प्रोस्पेक्टिवली। दैट इज जो माइनिंग ऑप्शन पहले हो चुके हैं ऑलरेडी, क्या उनपे स्टेट गवर्नमेंट अब कोई एक्स्ट्रा टैक्स लगा सकती है ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग है, तो वो कहलाएगा रेट्रोस्पेक्टिवली यानी कि बैक डेट से। ठीक है, और प्रोस्पेक्टिवली यानी कि अब आगे से, अब से जो ऑप्शन होंगे उनके रिस्पेक्ट में जो न्यू जजमेंट आया है वो लागू होगा। राइट, तो ये टॉपिक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट का यही कहना है कि इसको आप प्लीज प्रोस्पेक्टिवली ही इंप्लीमेंट कीजिए, यानी कि अब से जो ऑप्शन होंगे उन पे, पुराने ऑप्शन जो हो चुके हैं उनको डिस्टर्ब ना किया जाए। ठीक, और कोर्ट ने यहाँ पे क्या कहा था एक बार और देख लीजिए, रिवाइज कर लेते हैं। द कोर्ट हैज फर्दर हेल्ड दैट रॉयल्टी पेड टू द स्टेट्स बाय माइनिंग लीज होल्डर्स वाज नॉट ए टैक्स। रॉयल्टी इज नॉट ए टैक्स, रॉयल्टी इज ए कॉन्ट्रैक्चुअल कंसिडरेशन पेड बाय माइनिंग लेसी टू द लेसर फॉर एंजॉयमेंट ऑफ मिनरल राइट्स। ओके, तो पिछले 2 दिन के डिस्कशन आप अगर देख लेंगे तो वहां से हो जाएगा। यूपीएससी की न्यू चेयरमैन बनी है मिस प्रीति सूडान, भी काफी कंट्रोवर्सी हुई है यूपीएससी को भी लेके। यहाँ पे जुडिशरी ने कहा है कि हम गवर्नमेंट को डायरेक्ट कर सकते हैं टू कंडक्ट ए परफॉर्मेंस ऑडिट ऑफ इट्स लॉज। ठीक, तो लॉ बना तो दिए जाते हैं लेकिन उनका कभी ऑडिट नहीं किया जाता है कि ये कितना इफेक्टिव रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है दैट वी कैन डायरेक्ट गवर्नमेंट। सुप्रीम कोर्ट हैज अपहेल्ड द पावर, made the duty of the judiciary to direct the government to conduct a performance audit of its statutory laws to assess their actual impact on the ground। अब अगेन ये सब बातें आ जाती हैं कि क्या एक दूसरे के डोमेन में स्टेप इन कर रहे हैं। जुडिशरी का काम है लॉज को सिर्फ एग्जामिन करना, राइट, उनके इम्पैक्ट को असेस करना और ये सब नहीं। क्यों? क्योंकि ये काम दिया गया है लेजिस्लेचर को। लेजिस्लेचर ही लॉ बनाता है, एग्जीक्यूटिव उनको इम्प्लीमेंट करते हैं, और जुडिशरी उनको इंटरप्रेट करती है एज पर द केस। तो जुडिशरी जब लेजिस्लेचर को डायरेक्ट करती है कि आप इसको असेस कीजिए, तो फिर अगेन वही है कि सेपरेशन ऑफ पावर कहीं ना कहीं थोड़ा सा वायलेट होता है। असेसिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ए स्टैच्यू इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ, बट सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि दिस इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ, तो ये किया जा सकता है।
The purpose of such a review is to ensure that a law is working out in practice as it was intended. Center plans stricter norms for disability certificate. Activists fear crash hurdles. अब क्योंकि जो ये पूजा खेमकर का केस आया, उसके बाद अभिषेक सिंह का भी एक केस है, हालांकि वो दब गया है, ठीक है, वो भी डांस करते हुए दिख रहे हैं, जबकि उन्होंने कहा है कि मुझे लोकोमोटिव डिसेबिलिटी है, ठीक है। तो क्योंकि फर्जी सर्टिफिकेट, फेक सर्टिफिकेट इतने ज्यादा ऑब्टेन करके लोग आईएएस आईपीएस बने हुए हैं कि यहाँ पर सेंटर ने इन नॉर्म्स को थोड़ा सा स्ट्रिक्ट करने का डिसाइड किया है। बट जो एक्सपर्ट्स हैं पर्सन विद डिसेबिलिटी फील्ड में काम करते हैं, जो उनका ये कहना है कि ये तो और मुश्किल बना देगा जो जेन्युइन बच्चे हैं डिसेबल, उनके लिए सर्टिफिकेट अवेल करना। In a bid to tighten the requirement for obtaining a disability union government published draft amendment to the rules of right to person with disabilities act 1926 है। अब ये जो एक्ट है राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज, ये हम ऑलरेडी पिछले कुछ डिस्कशन में कर चुके हैं। आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट डेट, या प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, द हिंदू के साथ ही हमने एनालिसिस किया था। नाउ यहाँ पे इनको कहा गया है आपको मैंडेटरीली सबमिट करना होगा प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, फोटो शुड नॉट बी ओल्डर देन 6 मंथ एंड एन आधार कार्ड अपना जमा करना होगा, ठीक है। अभी क्योंकि ये ड्राफ्ट में, इसलिए इसको ज्यादा सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। और इन्होंने यहाँ पे कहा है दैट ओनली मेडिकल अथॉरिटीज बी कंसीडर्ड कॉम्पिटेंट टू रिसीव एंड प्रोसेस एप्लीकेशन फॉर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट्स एंड टाइम टेकन टू प्रोसेस ईच एप्लीकेशन शुड बी इंक्रीज फ्रॉम 1 to 3 month। तो अगेन ये जो जेन्युइन कैंडिडेट्स हैं उनके लिए मुश्किल हो जाएगा कि अब 1 महीने की जगह आपको 3 मंथ तक वेट करना होगा। हालांकि यहाँ पर एक चीज अच्छी है दैट दिस कलर कोडेड ऑफ यूनिक डिसेबिलिटी आइडेंटिटी, बट एक्टिविस्ट का मानना है कि दिस इज ए रिडंडेंट प्रपोजल दैट विल मोस्ट लाइकली एड टू हॉस्टिलिटी एंड हैरेसमेंट फेस्ड बाय पीपल विद डिसेबिलिटीज। बट आई डोंट थिंक कि ये हॉस्टिलिटी या हैरेसमेंट का रीजन बनेगा, बट एक्चुअली ठीक है कि कलर कोडिंग ऑफ यूनिक डिसेबिलिटी आइडेंटिटी, ताकि वो श्योर रहे कि हाँ दिस पर्सन इज डिसेबल एक्चुअली। सी कोर्ट रिजर्व ऑर्डर ऑन पूजा खेडकर एंटीसिपेटरी बिल, एक तो इन्होंने अभी सरेंडर नहीं किया और ये एंटीसिपेटरी बिल के लिए इन्होंने अप्लाई कर दिया। बहुत बड़ा फ्रॉड है, इनको तो सजा होनी ही चाहिए। साथ में वो जो मेडिकल से जुड़े हुए लोग हैं, हॉस्पिटल्स जिन्होंने इनको फेक सर्टिफिकेट इशू किए, उन पे भी होना चाहिए, ठीक है। बट यूपीएससी इस मैटर को सिर्फ दबाने पे लगा है, वो सीरियसली नहीं ले रहा है कि इसमें, और खुद पे भी काफी सारे रिफॉर्म्स करने की जरूरत है एक्चुअली उसको। यहाँ पे तेलंगाना में जिस पार्टी के भी लोग हैं, बड़े मजे से जा रहा है वो प्यार मोहब्बत से। बट द थिंग इज, इन लोगों ने एक चीज अच्छी डिमांड की है अपने बजट में कि देयर शुड बी एलोकेशन, एजुकेशन सेक्टर शुड बी एटलीस्ट 30% ऑफ द बजट, ठीक है। क्योंकि बच्चे जब तक इस चीज के लिए असर्ट नहीं होंगे, हमारे एजुकेशन की क्वालिटी डे बाय डे गिरती जा रही है, स्किल्स नहीं है, जॉब्स नहीं मिलेंगी, ठीक है। तो बच्चों को खुद असर्टिव होना जरूरी है कि आप क्या चाहते हो, कि आपका बजट कहाँ जाए, आपका बजट रिलीजन जैसी चीजों में जाए या आपका बजट आपकी एजुकेशन में जाए, तो एटलीस्ट असर्टिव होना जरूरी है। यहाँ पे नागा से रिलेटेड कुछ न्यूज है। 3 प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जेलियांगरोंग कम्युनिटी, ठीक है, ये कुछ नहीं है। जेलियांगरोंग इज एक्चुअली कलेक्टिव टर्म ऑफ 3 नागा कम्युनिटीज। कई बार पूछ लिए जाते हैं क्वेश्चन, जिमी, लियांगमाई एंड रोंगमाई, ओके, ऑल दीज आर नागा कम्युनिटीज। गडकरी अर्ज निर्मला टू विड्रॉ इंश्योरेंस ऑन जीएसटी। दिस इज रियली शेमफुल कि इंश्योरेंस इंसान अपनी जिंदगी के लिए लेता है, उसके भी प्रीमियम पे आपने 18% जीएसटी लगा रखा है। तो यहाँ पे नितिन गडकरी ने रिक्वेस्ट किया है टू विड्रॉ 18% जीएसटी ऑन लाइफ एंड मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम। लेविंग जीएसटी ऑन लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम अमाउंट्स टू लेविंग टैक्स ऑन द अनसर्टेनिटीज ऑफ लाइफ। ओके, सो दिस इज रियली शेमफुल। उसी तरीके से हमने एक और चीज पढ़ी थी, पर्सन विद डिसेबिलिटी, चाहे इनकी ब्रेल लैंग्वेज की बुक्स आती हैं, ठीक है, या फिर इनकी व्हील चेयर को देख लीजिए आप, इन पे भी 18% जीएसटी लगा रखा है गवर्नमेंट ने। यानी कि आप उन पे एक्स्ट्रा टैक्स, अब व्हील चेयर इंसान खरीद रहा है चलने के लिए, बट एक जो फुली फिट पर्सन है वो तो वॉक कर रहा है, उसको तो कोई टैक्स नहीं देना पड़ रहा। लेकिन इन बेचारों को तो आप ये कह रहे हो कि आप चलना भी चाहते हो तो भी आप उसके लिए जीएसटी दीजिए, आप टैक्स कर रहे हो उनकी डिसेबिलिटी को, राइट। तो ये 2 चीजों पे से जीएसटी बिल्कुल हटना चाहिए, ये भी हमने न्यूज के साथ ही डिस्कस किया था। रेलवे फॉर्म पैनल टू डिसाइड ऑन वर्किंग आवर्स ऑफ लोको पायलट्स। लोको पायलट्स ने कंप्लेन किया था दैट वी आर नॉट हैविंग सफिशिएंट रेस्ट, ओके, और सफिशिएंट वॉकी टॉकी भी नहीं है, इस वजह से एक्सीडेंट्स काफी हो रहे हैं। और रेलवे में सेफ्टी मेजर्स को लेके हमने डिस्कशन किया था ऑन 23 जुलाई, ओके। तो रेलवे सेफ्टी मेजर्स हमने वहां पे डिस्कस कर लिए थे सभी। यहाँ पे सबसे बड़ी इंडियन एयरफोर्स की लार्जेस्ट मल्टीलेटरल एक्सरसाइज होने जा रही है जिसका नाम है तरंग शक्ति, कि बस इतना ही याद रखना है, इसमें और कुछ नहीं। ऑलराइट, zombies. Zombies in our genes helped us evolve and could help fight cancer. तो देखिए हम लोग हमेशा मानते हैं कि जो वायरल इन्फेक्शन वगैरह हैं ये होते रहते हैं, ठीक है।
बट क्या कोई वायरल हमारे डीएनए को भी ऑल्टर कर सकता है? ओके, तो इसी पे ये आर्टिकल बेस है। Could viral infections have reshaped the human genome in the process? Okay, is it possible? So, first thing is that most virus can't really affect the genome. Okay, this is first thing. But exception is retrovirus. This can. Okay, and what is this retrovirus? Actually, retrovirus have a RNA genome and it can reverse transcribe into DNA. ठीक, हमें पता है transcription and all these things. तो ये रिवर्स ट्रांसक्राइब भी कर सकता है खुद को, आरएनए होकर वापस रिवर्स होके ये डीएनए में चेंजेस कर सकता है। ठीक है, डीएनए बन सकता है। रेट्रोवायरस हैव a RNA genome and can reverse transcribe it to DNA and thus insert it into the host genome. इनका जो नाम है, it comes from a unique enzyme they possess that is called as reverse transcriptase. ठीक है, इनके अंदर एक एंजाइम पाया जाता है which is called as reverse transcriptase. It's a one with ability to convert the virus RNA into corresponding DNA sequence. ठीक है, इसी को कहते हैं हम ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से वापस से डीएनए बन जाने को। Now, this spawned a widespread search for virus that have this enzyme. जिस वायरस में हमें ये एंजाइम मिल सकता है, that is reverse transcriptase, हम उसी को सर्च करने की कोशिश कर रहे हैं। अब अगर आप HIV वगैरह की देखेंगे तो इट wasn't until 1980 that researchers found the first human retrovirus. ठीक है, पहला रेट्रोवायरस मिला, उसको उन लोगों ने नाम दे दिया ह्यूमन टी लिम्फोट्रॉफिक वायरस, बट बाद में इसका नाम रखा गया एड्स। इसी को बाद में एड्स का डिस्कवरी ऑफ द रेट्रोवायरस फ्रॉम द लिम्फ नोड ऑफ पेशेंट सफरिंग फ्रॉम एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम, इसी को बाद में एड्स दिया गया। हालांकि इसको अमेरिकन फ्रेंच रिसर्चर्स ने पहले अलग अलग नाम दिया था, एक ने एलएवी दिया था, दूसरे ने एचटीएल भी दिया था। बोथ दीज नेम्स वर सुपरसीडेड बाय द नेम ऑफ ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस दैट इज एचआईवी इन 1986 और इसी को नोबेल प्राइज दिया गया था 2008 में। नाउ focus here. In the life cycle of a retrovirus, the reverse transcribed DNA is integrated into the host DNA along with another enzyme called integrase. Okay, और ये जो दूसरा एंजाइम है, it acts like a glue to bind the two DNA genomes. अब एक ही रेट्रोवायरस वाला डीएनए, एक हमारी बॉडी का अपना डीएनए, इन दोनों को ये बाइंड कर देता है एंड वंस बाउंड द वायरल डीएनए इज कॉल्ड प्रोवायरस। ठीक है, फिर जो हमारा वायरल डीएनए बना, ठीक है, यानी कि इस वायरल से इन्फेक्ट होने के बाद जो हमारा डीएनए बना, उसको हमने कहा प्रोवायरस एंड इज कंप्लीट विथ ऑल द इंग्रेडिएंट्स it needs to functional. Now, at the end of the process, the virus practically hijacks the human cell and turns them into virus-making factories. However, it is typically not possible for a person to inherit retrovirus infections or even the provirus, ठीक है, infect होने के बाद, because these integrations usually damage only a subset of cells. ये पूरे सेल को डैमेज नहीं करता है, सिर्फ उसके एक सबसेट को डैमेज करता है। However, such genome invasion can sometimes mess up the integration process, causing zombie region. ठीक है, यही इस आर्टिकल का मेन पॉइंट था कि zombie region क्या है और ये कैसे बनता है। तो जब ये जीनोम इन्वेजन हो जाता है तो ये हमारे पूरे ये जो इंटीग्रेशन प्रोसेस हुआ है इसको मैसअप कर देता है और कॉज कर देता है ज़ॉम्बी रीजन इन आवर होस्ट जीनोम। ओके, और फिर इसी ज़ॉम्बी रीजन को हम लोग क्या कहते हैं, एंडोजिनस रेट्रोवायरस। नाउ बेसिकली दिस एंडोजिनस रेट्रोवायरस ERV, it can't replicate and produce functional protein, बट इफ द अबॉर्टिव इंटीग्रेशन इन्वॉल्व द जर्म सेल, लेकिन ये जो इंटीग्रेशन हुआ है, ठीक है, जो पूरी तरीके से नहीं होने दिया इसने और ज़ॉम्बी रीजन हो गया, ठीक है, इंटीग्रेशन पूरी तरीके से नहीं हुआ तो क्या क्रिएट हो गया, ज़ॉम्बी रीजन। अब ये ज़ॉम्बी रीजन जो है अगर ये जर्म सेल में हुआ जाके, ठीक है, जर्म सेल लाइक गैमेट्स, स्पर्म सेल या फिर ओवा, ठीक, इनमें अगर ये चीज हुई तो क्या होगा, देन द होस्ट विल बी एबल टू ट्रांसमिट द ERV टू इट्स ऑफस्प्रिंग। ओके, हाउएवर दिस हैपन इन रेयर इंस्टेंस। यहां तक समझ में आई बात? 8% of human genome is composed of this ERV. A good example of their influence is synchytins. Synchytins. This is a class of genome thought to be descended from ERV only. ठीक है, ये भी हमारे जो जीन्स हैं synchytins, इनको माना जाता है कि ये ERV से ही डिसेंड हुए हैं। दैट इज दीज जीन्स ओरिजिनली कम फ्रॉम वायरसेस एंड वर एक्वायर्ड बाय चांस, but at some point they become essential for the host because they help create the placenta, an organ that became crucial to support a growing baby. Okay,
So these ERV are also involved in cell type differentiation, जैसे cells transition from totipotency, totipotency यानी वो सेल होते हैं जो किसी भी सेल में कन्वर्ट हो सकते हैं, एंड टू प्लूरोपोटेंटी। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया ज़ॉम्बी रीजन क्या है और क्या नहीं। यहाँ पे मैंने इसकी समरी बना के दे दी है इसी आर्टिकल की, आप इसको रीड कर सकते हैं अगर आपको पूरा आर्टिकल रीड ना करना हो तो। नेक्स्ट इज द ग्लोबल स्ट्रगल फॉर पैंडेमिक ट्रीटी। अब कोविड आया तब वर्ल्ड ने बात की कि एक पैंडेमिक ट्रीटी बनानी चाहिए ग्लोबल लेवल पर, लेकिन ऑलमोस्ट 2.5 ईयर से हम लोग नेगोशिएट करने की कोशिश कर रहे हैं बट अब तक नहीं बना पाए। तो इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं क्या इश्यूज आ रहे हैं इसमें। जस्ट अ सेकंड। 77th World Health Assembly and stalled pandemic agreement. After extensive political negotiations and high expectations, 194 WHO member states failed to finalize a historic pandemic agreement aimed at enhancing global pandemic preparedness, prevention, and addressing the stark inequities highlighted by COVID-19 pandemic. Inequities in the term of कि 2 से 3 डोज लग गए यूरोप और अमेरिकन रीजन में, बट अफ्रीकन रीजन तक दवाइयां पहुंची ही नहीं थी। ठीक है, डेस्पाइट द सेटबैक 77th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली हेल्ड इन जिनेवा सॉ सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट इन ग्लोबल हेल्थ गवर्नेंस। सो क्या की आउटकम्स है? दो मेन आउटकम हुए। फर्स्ट इज इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन में अमेंडमेंट हुए। सेकंड इज इट एक्सटेंडेड मैंडेट फॉर पैंडेमिक ट्रीटी नेगोशिएटिंग बॉडी। So first outcome is a comprehensive package of amendment to the International Health Regulation 2005 was agreed upon, drawn from 300 reform proposals submitted by government worldwide. These amendments aim to improve countries' abilities to prepare for and respond to public health emergencies of international concern and introduce a new category for urgent international response, that is pandemic emergency. The amendments emphasize the equitable access to health products during emergencies like COVID में जैसा देखा गया, mobilizing financial resources to support the developing countries in building essential health system capacity. A notable provision is establishment of national IHR authority बनाई जाएगी for better coordination. हर देश में बनाई जाएगी national IHR authority. Again, that is international health regulation अपनी एक authority बनाएगा हर देश में। सॉरी एक सेकेंड, कुछ गड़बड़ हो गया। Just a second. Okay, not sorry. Second is extended mandate of this pandemic treaty negotiating body. So the mandate of intergovernmental negotiating body was extended with the goal of finalizing WHO pandemic agreement for submission at 78th जब अगली मीटिंग होगी तो उसके लिए। नेक्स्ट यहाँ पे इश्यूज क्या है, क्यों ये ट्रीटी नहीं बन पा रही है? ये ट्रीटी ना बन पाने में तीन प्राइमरी इश्यूज आ रहे हैं। फर्स्ट इज पैथोजन एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग। Article 12, regarded as a heart of the agreement, proposes a system ensuring that genetic resources and pathogen samples from developing countries are reciprocated with benefits such as vaccine and diagnostic. ठीक है, तो यहाँ पर बेनिफिट शेयरिंग की बात होने की वजह से और उनको एक्सेस प्रोवाइड करने की वजह से पहला डिस्प्यूट आ रहा है। The proposal suggests that manufacturers commit to donating a portion of their product for global distribution based on need and effectiveness. This agreement persists over the percentage of shared pandemic products with low and middle income countries advocating for at least 20%, while many high income countries argue this should be the maximum limit, with some wealthy nation not agreeing to even 20%. वो इतना भी शेयर नहीं देना चाहते हैं लो एंड डेवलपिंग कंट्रीज को। सेकंड, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेकर इशू है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शंस, export restrictions, and manufacturing limitations contributed to vaccine inequity during COVID-19 pandemic. Strong provisions for technology transfer and local production are essential for preparedness and response, but fierce division over governance and implications of intellectual property have delayed the negotiation. High-income countries prefer voluntary and mutually agreed term, while जो low-income countries हैं, they seek mandatory approach under TRIPS agreement. The peace clause mandating respect for TRIPS flexibilities remain a point of contention.
And third contention is One Health approach. The draft agreement requires an integrated approach to pandemic preparedness, recognizing interconnection between human, animal, and environmental health. ठीक है, इसी को हम वन हेल्थ अप्रोच कहते हैं. While strongly supported by high income countries, particularly European Union, low income countries का कहना है it is unfunded mandate that burdens their resources. तो अब फ्यूचर के लिए क्या कर सकते हैं और क्या चैलेंजेस हैं? सो देयर इज द लैक ऑफ रोबस्ट कंप्लायंस मैकेनिज्म एंड रियल अकाउंटेबिलिटी इन इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन complicates the implementation of pandemic agreement. The proposed conference of parties aims to monitor and evaluate the agreement's implementation, considering the establishment of comprehensive monitoring system of at its first meeting. So what is the blueprint for the future? The beyond immediate access to medical products during emergencies, the pandemic agreement aims to promote long-term and sustainable access by diversifying production, enhancing regional manufacturing capabilities. Issues of pathogen access, technology transfer are critical to success of agreement. The recent IHR amendments and ongoing negotiation mark significant progress in international law, but in coming months, it is crucial for shaping a treaty that not only prepares for next pandemic but also create a more equitable, resilient health system. ठीक है, तो ये तीन चैलेंजेस जानिए कि ये तीन चैलेंजेस क्या हैं और वही प्रॉब्लम है जो एनवायरमेंट इश्यूज में आती है, डेवलप वर्सेस डेवलपिंग वर्ल्ड, और दो मैंडेट जिसको थोड़ा सा स्ट्रेच किया गया, बट नो वन इज गोइंग टू आस्क यू ऑल दिस. ओके, ये तो कोई नहीं पूछेगा आपसे, बट क्यों हम एक ग्लोबल पैंडेमिक ट्रीटी नहीं बना पा रहे हैं, उसमें क्या इश्यूज आ रहे हैं, उसमें ये तीन इश्यूज आपको पता होना जरूरी है. ओके, ये आपको कंक्लूजन दिया गया है क्योंकि हमेशा आपको अपना कंक्लूजन फ्यूचरिस्टिक नोट पर ही खत्म करना चाहिए. ओके, तो ये तीन चैलेंजेस प्लस ये कंक्लूजन याद रखिएगा. अर्ली डिटेक्शन ऑफ लंग कैंसर कैन सेव लाइफ. अब कैंसर तो कोई भी तरह का हो, अगर हम अर्ली डिटेक्शन करने की कैपेबिलिटी रखते हैं तो हम लाइफ बचा सकते हैं. एड्रेसिंग द ग्रोइंग एपिडेमिक ऑफ लंग कैंसर. लंग कैंसर पहली बार आइडेंटिफाई कब किया गया? अर्ली 1900 में थ्रू ऑटोप्सी. नाउ दिस हैज बिकम ए फॉर्मिडेबल पब्लिक हेल्थ चैलेंज. बट हमने जो एडवांसेस अचीव किए वर्ल्ड ने इमेजिंग टेक्नोलॉजीज में या ब्रोंकोस्कोपी, मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक, it has improved its diagnostics. So 1st August वर्ल्ड लंग कैंसर डे. तो इसके बारे में थोड़ी सी बातें जान लेते हैं. A silent and growing concern. Lung cancer is most commonly diagnosed cancer and leading cause of cancer-related deaths globally. In India, the incidence is rapidly rising. 81,000 cases, 75,000 deaths reported in 2022. ICMR reports that lung cancer contribute to 10% of cancer death in the country. ठीक है, ये कुछ facts हैं जो याद रखने चाहिए. And is often detected at advanced stage leading to poor survival rate. अगर जल्दी डिटेक्ट कर लेंगे तो बेटर होगा, एडवांस स्टेज तक पहुंच गया तो फिर डेथ ऑलमोस्ट श्योर है. चैलेंजेस क्या है अर्ली डिटेक्शन में? मोस्ट लंग कैंसर्स इन इंडिया डायग्नोस्ड एज स्टेज 3 और 4 व्हेन द डिजीज इज नो लॉन्गर क्योरेबल. Delayed diagnosis is attributed to inadequate screening, resource constraint, lack of structural referral system, and a high burden of tuberculosis. ठीक है, कई बार इंसान यही सोचता रह जाता है कि उसको टीबी है और लंग कैंसर नहीं है और वो उतना सीरियसली लेता नहीं है. ठीक है, so these four reasons: inadequate screening, resource constraint, lack of structured referral system, and high burden of TB. These are responsible कि क्यों बहुत देरी से पकड़ में आता है ये. Primary care physicians may not recognize lung cancer due to these factors, and an augmented intelligence system could aid in suggesting diagnosis based on imaging or patient history. Risk factors आपको पता है: smoking tobacco, cigarettes, बीड़ी, cigar, pipes. Non-smokers are also at risk due to second-hand smoke, occupational hazards like asbestos, radon, certain chemicals, air pollution, even air pollution. ठीक है, एयर पोल्यूशन को हमने एक आर्टिकल में पहले भी डिस्कस किया था डिमेंशिया की कंटेक्स्ट में. ठीक है, डिमेंशिया, मेमोरी लॉस, उसमें भी एयर पोल्यूशन का रोल था और यहाँ भी एयर पोल्यूशन का रोल है. हेरिडिटरी कैंसर सिंड्रोम हो सकते हैं, प्रीवियस क्रॉनिक लंग डिसीज हो सकता है. अबाउट 40% of lung cancer patients in North India are non-smokers, highlighting the need for broader awareness and preventive measures. Role of air pollution. So increasing prevalence of lung cancer is also linked to rising air pollution levels. Since 2007, lung cancer death attributed to air pollution have surged by nearly 30%. Harmful substances like particulate matter, PM 2.5 and 10, toxic metals, gases, they significantly impact lung health. The importance of early detection. Early detection is vital for improving lung cancer outcomes. However, India lacks a systematic lung cancer screening program due to cost, logistical constraint, and concerns about high false positive rates given the TB burden.
While newer medications may extend life in advanced stage lung cancer, they are often expensive, making prevention and early detection critical. Now, there are some advances in screening like low dose computed tomography. Low dose computed tomography has emerged as a game changer in early lung cancer detection. LDCT uses 5 times less radiation than conventional CT scan. Okay, तो एक तो ये इसका एडवांटेज हो गया. It uses 5 times less radiation and is recommended for routine lung cancer screening in United States and Europe. Studies show that LDCT can lower the mortality rate from lung cancer by 20% compared to chest X-ray or by 24% compared to no screening. The sensitivity of LCDT allows for early detection of potentially cancerous nodules or lessens improving treatment option. Those are national screening and awareness efforts to combat lung cancer effectively. Concerted efforts from individuals, healthcare providers, policymakers are necessary. Implementing smoking cessation program, जो कि already India कर रहा है, ensuring safety measures for occupational exposure, promoting research in better diagnostic technologies and treatments are essential. A national lung cancer screening program supported by recent ICMR call for rigorous evaluation could significantly improve early detection and survival rate. Okay. So to conclude, lung cancer remains a serious public health issue requiring a multifaceted approach. Awareness, prevention, early detection, advanced screening technologies are critical in addressing growing epidemic. लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, शॉर्ट टर्म और इसमें से जो इंडेक्सेशन रिमूव कर दिया गवर्नमेंट ने, ठीक है, इसके बारे में सारी डिटेल बातें हो चुकी है हमारी ऑन डिस्कशन ऑफ 29 जुलाई, जिसमें हमने बात की थी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स एंड रीसेंट चेंजेस इन बजट दैट इज रिमूविंग ऑफ इंडेक्सेशन. ठीक है, तो उसी पे ये आर्टिकल दोबारा है ऑन डिस्कार्डिंग इंडेक्सेशन. तो इसीलिए आपसे कहते हैं कि आप प्लीज रेगुलर फॉलो कीजिए, क्योंकि अभी हमने देखा कितनी सारी चीजें जो हम पहले कर चुके हैं. अच्छा, एक चीज और मिस हो गई है पीछे इस आर्टिकल में, ये हमने ये वाला तो देख लिया समरी में. ये जो आर्टिकल था स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर थे कि छोटे न्यूक्लियर पावर प्लांट से जिनका फ्यूचर काफी ब्राइट है, इसको हमने पूरी तरीके से मेंस 450 प्लस में कवर कर लिया था स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर, और ये आपके मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है एग्जाम में. ठीक है, तो अब इन्होंने छोटा सा आर्टिकल लिखा है बट हम इस टॉपिक को पूरा डिटेल में कवर कर चुके हैं, तो आप वहां से देख सकते हैं इसे. ठीक है, यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा. बाकी आप कोर्स जरूर ज्वाइन कीजिएगा बिकॉज this means 450 plus and brainstorming, it will do wonders for you in exam, that you will realize in mains. Okay, and everything, all these things is just coming for 1,000 rupees monthly, that is even less than your electricity bill. Alright, आगे चलते हैं. बाकी जून में कोर सेक्टर ग्रोथ है स्लो डाउन टू 4%, वो तो हर मंथ में ऊपर नीचे होता रहता है, नॉट दैट इंपॉर्टेंट न्यूज. ओके, वो होता रहता है, एक ही बार में समझना है इकोनॉमी में. मिनरल इंपोर्ट सर्ज 80%, हम लोग इंपोर्ट डिपेंडेंट होते ही जा रहे हैं, हर चीज में होते जा रहे हैं. इनफैक्ट India's major mineral import, mostly non-critical, almost saw 80% rise in value terms over 5 years. कौन से मिनरल से मेजर? कॉपर ओर, जबकि हमारे यहाँ खुद बहुत ज्यादा होता है. ये फॉस्फोराइट, मैग्नीज ओर, लाइमस्टोन. सो कहने की बात बस ये है कि हम लोग और ज्यादा इंपोर्ट डिपेंडेंट होते जा रहे हैं इन चीजों में. ये हमने देख ही लिया है, इजराइल और ईरान के बीच शायद फिर से लड़ाई हो सकती है क्योंकि इनकी जो किलिंग हुई है हनिया की, इट कैन हैव सम रेपरकशंस एक्चुअली. यहाँ पे सिर्फ इस ट्राइब का नाम याद रख लीजिए, वैसे आपने इसको जीसी लियोंग में भी पढ़ा होगा. तंजानिया एविक्टिंग टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ मसाई. ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए मसाई ट्राइब कौन सी कंट्री में है तो वो है तंजानिया में. आज की यूपीएससी इस तरह क्वेश्चन मैच करने के लिए देता है. ओके, बाकी सब स्पोर्ट्स न्यूज है आई थिंक. सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन. ऑलराइट, आज हमने सुबह फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज पे एक लेक्चर अपलोड किया है. हालांकि इस पे एक लेक्चर हम लोग पहले भी कर चुके थे लास्ट ईयर. ठीक है, बट ऑब्वियसली काफी न्यू चीजें होती है, न्यू गवर्नमेंट स्कीम्स आ जाती है, तो हमने इसको दोबारा अपडेट करके दोबारा से बनाया है. राइट, सेकंड लेक्चर आपका आएगा क्वांटम टेक्नोलॉजी पे. ठीक है, इसके प्रिंसिपल समझना बहुत जरूरी है फॉर योर प्रीलिम्स एंड मेंस. मेंस 450 प्लस की सीरीज चल रही है, अभी मैंने 500 टॉपिक्स जो है वो शेयर कर दिए हैं ग्रुप में, आप देख लीजिएगा. बाकी इनके लेक्चर्स आपको मोस्टली ऐप पर मिलेंगे, बीच बीच में शायद मैं यूट्यूब पे डाल दूं कोई अगर ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा तो. ऑलराइट, और ब्रेनस्टॉर्मिंग में हम लोग लैंडस्लाइड्स को बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कशन करेंगे उसका. इसके अलावा प्लीज ज्वाइन दी क्विज चैनल. ओके, दिस डेली यूपीएससी क्विज. क्योंकि देखिए प्रीलिम्स में आपके पास न्यूज़पेपर के अलावा प्रीलिम्स एक्स्ट्रा आ जाता है हर एक वीकली में. उसमें हम लोग द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस से हट के जो न्यूज होती है वो देख लेते हैं. बट इसके अलावा ये एमसीक्यू, आई एम नॉट जस्ट मेकिंग एमसीक्यूज ऑन
जो मैं पढ़ा रहा हूँ न्यूज़पेपर में। उसके अलावा भी जो ऐसी चीजें हैं जिनको हम अलग से और डिस्कस नहीं कर सकते, तो हम उनको एमसीक्यू के फॉर्म में लेकिन डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ दे देते हैं, ताकि वो भी आपका मिस ना हो। ठीक है, तो दिस एमसीक्यू प्लस प्रीलिम्स एक्स्ट्रा एंड न्यूज़पेपर, ये तीनों आपके प्रीलिम्स का ध्यान रखेंगे। मेंस 450, ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड न्यूज़पेपर, ये आपके मेंस का ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों आपका अच्छे से तैयार होता चलेगा। डू डाउनलोड द ऐप with the same name, Easy as Pie. That's it for this session. Thanks for joining. Have a great day and keep learning.